Welcome बच्चों, and today we are back with the next lecture of our chapter electrostatics and that is a lecture number 2. तो लेक्चर नंबर 1 में हमने चार्ज और चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है वो भी आप याद रखिएगा. द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. एसआई यूनिट फॉर चार्ज कूलम कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द कैपिटल लेटर C. आज के लेक्चर नंबर 2 में हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हेडिंग आप लगा लो. लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, लेक्चर नंबर 1 में हमने एसआई यूनिट ऑफ कूलम्स, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था कि वो कूलम होती है. एंड कूलम इज अ लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज या स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. कूलम इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज. वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज. 1 कूलम चार्ज बच्चों कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है. इट इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज. क्यों? क्योंकि 1 कूलम चार्ज के लिए वी रिक्वायर 6.25 into 10 to the power 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. याद है ना? तो याद रखिएगा कि इट इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलम. तो जो चार्जेस हम अपने डेली एक्सपीरियंसेस में एनकाउंटर करते हैं वो किस लेवल के होते हैं, उनके लिए छोटी यूनिट की जरूरत पड़ती है. तो वी आर हैविंग अदर यूनिट्स ऑफ चार्जेस एज वेल. अदर यूनिट्स जैसे कि मिली कूलम. मिली कूलम स्मॉल m से डिनोट करेंगे. मिली कूलम. मिली कूलम कैसे लिखते हैं? लाइक दिस, मिली कूलम. और 1 मिली कूलम का मतलब होता है 10 to the power -3 कूलम. माइक्रो कूलम. माइक्रो सिंबल इज दिस माइक्रो. म्यू इसका सिंबल होता है और ये माइक्रो कूलम. एंड 1 माइक्रो कूलम इज 10 to the power -6 कूलम. ऐसे ही आप लिख सकते हो नैनो कूलम. स्मॉल n नैनो कूलम. नैनो कूलम का मतलब होता है 1 नैनो कूलम इज 10 to the power -9 कूलम. एंड एक और यूनिट लिख सकते हो यहां पर पिको कूलम. पिको PICO पिको कूलम. एंड 1 पिको कूलम मींस 10 to the power -12 कूलम. तो ये दूसरी यूनिट्स हैं चार्ज के लिए. दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज. ओके, क्योंकि हम डेली लाइफ में जो चार्ज एनकाउंटर करते हैं वो नॉर्मली 10 की पावर -6 कूलम के आसपास का होता है. इट कैन बी 10 to the power -3, 10 की पावर -6 कूलम, 10 की पावर -9 कूलम, 10 to the power -12 कूलम. तो इन सब के सिंबल्स को आप याद करो और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखो कि जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर वहां पर चार्ज की वैल्यू गिवन है तो वो इनमें से किसी यूनिट्स में ही होती है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एंड अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, ये आपको पक्का हो जाना चाहिए. इसको आप कॉपी कर लीजिए. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टुडेज टॉपिक. और आज का टॉपिक है बड़ा फेमस टॉपिक है कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो रेडी हो जाइए अपने रजिस्टर और पेन के साथ और नोट्स करिए. नोट्स करना बहुत ज़रूरी है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीडियो क्लास तभी आपको हेल्पफुल रहेगी जब आप इस क्लास के नोट्स बनाएंगे. बिल्कुल ठीक वैसे ही करेंगे, उसी एनवायरनमेंट में करेंगे जैसे कि हम किसी भी ऑफलाइन क्लास में करते हैं. और यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट और एक और भी है कि जहाँ पर भी आपको लगे कि पॉज करना है, पॉज करके आप अपने नोट्स को कंप्लीट करें और फिर आगे बढ़ जाएं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ के साथ. अब कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है? कूलम्स लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है? बेटा कूलम्स लॉ हमें बताता है कि जब भी कोई दो चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो उनके बीच में कितनी फोर्सेस लगती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा. ये सब चीज़ें हमें कूलम्स लॉ बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. और ये लॉ कुछ वैसा ही है जैसा आपने 11th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था. बिल्कुल कुछ वैसा ही लॉ है. अगर मैं आपको याद दिलाऊं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि इफ वी आर हैविंग टू मासेस m1 एंड m2, two masses anywhere in the universe, then they will attract each other. तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं
विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और ये फोर्स इक्वल होती है और अपोजिट होती है। देखो अपोजिट हो गई, इसकी इधर लग रही है, इसने इसको इधर अट्रैक्ट किया, इसने इसको इधर अट्रैक्ट किया। दे विल attract each other will with equal and opposite force, and that force is directly proportional to product of the masses of the object and inversely proportional to square of the distance between their centers। और इस फॉर्मूले का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुआ करता था कैपिटल जी, याद है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और वैल्यू होती है यूनिवर्सल कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती थी। कुछ वैसा ही जैसा ये 11th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, कुछ वैसा ही हमारा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है। स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, और सबसे पहले हम लिखेंगे इसका स्टेटमेंट। तो आर यू रेडी विद योर रजिस्टर्स एंड पेन? स्टेटमेंट में बोलता हूं, स्टेटमेंट आपको कॉपी कर लेना है मेरे साथ साथ, और अगर आपको लगे कि आप पीछे रह गए हो कहीं, पॉज कीजिए, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, उसको कंप्लीटली कॉपी कीजिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट इज 2 point चार्जेस एट रेस्ट। 2 point चार्जेस एट रेस्ट, ध्यान से सुनेंगे एक एक पॉइंट इसका। 2 point चार्जेस एट रेस्ट exert on each other equal and opposite forces, exert on each other equal and opposite forces, and that force is directly proportional to product of the magnitude of the two charges, that force is directly proportional to product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to square of the distance between the two charges, square of the distance between the two charges, and the force acts along the line joining the center of the two charges। और ये फोर्स उस लाइन पर ही काम करती है जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करके निकल रही है, दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करके निकल रही है, उस लाइन पर इस फोर्स का डायरेक्शन बनेगा। ओके, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज 2 point चार्जेस एट रेस्ट exert on each other equal and opposite force, that force is directly proportional to product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to square of the distance between them, and the force acts along the line joining the two charges या joining the center of the two charges। क्योंकि चार्जेस पॉइंट हैं तो यहाँ पर चार्जेस का साइज बहुत छोटा हो जाएगा। अब जो इस स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं मेंशन कर रहा हूँ। आई होप आपने स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लिया। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट है 2 point चार्जेस एट रेस्ट। दो चार्जेस होंगे, दोनों पॉइंट है, मतलब उनका साइज बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में कम है? इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं तो उन दोनों चार्जेस के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के सामने उनका साइज बहुत कम है। सो 2 point चार्जेस एट रेस्ट, और वो रेस्ट पर है, पॉइंट चार्जेस है रेस्ट पर। एक्सर्ट ऑन ईच अदर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स जो लगाते हैं वो इक्वल होगी, अपोजिट होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। सपोज आई एम हैविंग 2 चार्जेस, ये एक चार्ज है और ये मेरे पास दूसरा चार्ज है, एंड लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस इज Q1। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 है और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 है। मान लो ये वाला चार्ज जिस पॉइंट पर रखा है वो पॉइंट A है और ये चार्ज रखा है B पॉइंट पर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। अब आगे क्या करना है इसको देखो। Then these two charges exert equal and opposite force on each other। Equal and opposite force लगाएंगे दोनों चार्जेस एक दूसरे पर, and that force is directly proportional to
प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, magnitude of two charges directly proportional to product of the magnitude of the two charges. This is important. Or inversely proportional to square of the distance, square of the distance between the two charges. तो यहां से हमें मैथमेटिकल चीजें मिल जाएंगी इस लॉ के लिए कि मैथमेटिकल चीजें यहां पर क्या है। तो मैं यहां पर फर्स्ट पॉइंट लिख सकता हूं, जो भी फोर्स यहां लग रही है, अब वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, याद करो मैग्नीट्यूड लिखा है, देखो मैग्नीट्यूड। तो यहां पर चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, चार्ज का साइन नहीं लिखना। ये खुद स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि आपको यहां पर चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, Q1 Q2, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या मान लिया? फोर्स F है, जो भी इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है वो फोर्स F है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में जाएगी वो चीज जिसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है r डिस्टेंस, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब आगे और क्या है? एंड दिस फोर्स x, अब हमें ये भी तो देखना है कि ये फोर्स कहां लगेगी। अभी तक मैंने डायग्राम में देखो फोर्स नहीं बनाई है, तो अब आगे यही स्टेटमेंट बता रहा है, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट, कि इस फोर्स को आपको कैसे शो करना है। एंड दिस फोर्स x along the line joining the two charges, वैसे ही वो दोनों चार्जेस पॉइंट है, तो joining the center of the two charges लिख लो या joining the charges लिख लो। तो वो लाइन ढूंढो जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है, तो यही वो लाइन, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इसी लाइन के ऊपर ये फोर्स लगेगी, ये फोर्स इसी लाइन पर लगनी है और इक्वल एंड अपोजिट लगनी है। ध्यान से देखिए, इक्वल एंड अपोजिट इस चीज के अकॉर्डिंग लगनी है। अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस लाइन पर कैसे लगा सकते हैं? देखो, अगर A, आपको याद है चार्जेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना? तो अब यहां पर अगर मुझे फोर्स का डायरेक्शन शो करना है, तो सबसे पहली चीज है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि ये चार्जेस लाइक हैं या अनलाइक हैं। इसलिए अभी तक फोर्स का डायरेक्शन हम मार्क नहीं कर पा रहे थे। तो जब भी आपको दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन मार्क करना हो, सबसे पहली चीज है आपको पता कर लेना है कि वो चार्जेस लाइक हैं या अनलाइक हैं। चार्जेस लाइक या अनलाइक, चलो हम ये एज्यूम करके चलते हैं यहां पर, लेट चार्जेस आर लाइक। तो अब याद करो, लाइक चार्जेस तो रिपेल करते हैं ना, याद है ना? फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्जेस की क्या बोलती है? लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो यहीं से आइडिया मिल चुका था फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही कि चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। रिपेल मतलब रिपल्सिव फोर्स, रिपेल का मतलब ही क्या है? एक दूसरे को चार्ज भगाना चाहते हैं। कब भगाएंगे, कब रिपेल करेंगे? जब फोर्स लगाएंगे ना। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को ऐसे भगाएगा और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर भगाएगा, तो हो गई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। या फिर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करके बुलाना चाहता है, तो ये चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करके बुलाएगा अपने पास, ठीक है? तो अगेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गई। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो अगर चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, मान लो दोनों पॉजिटिव हैं, ऐसे करेंगे रिपेल, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? तो हम मान लेते हैं चार्जेस आर लाइक, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये चार्ज इसको क्या करेगा? लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और रिपल्सिव फोर्स इस लाइन पर लगेगी जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है। ये है फोर्स F। इस फोर्स के बारे में आपने यहां लिखा है और यहां लिखा है। तो
तो इसके बदले में इसका रिएक्शन क्या होगा, Q2 चार्ज भी Q1 को रिपेल करेगा विद इक्वल फोर्स, देखो इक्वल फोर्स एंड अपोजिट। तो अगर इसको रिपल्सिव फोर्स इधर मिली है तो Q1 को रिपल्सिव फोर्स इधर मिलेगी और उतनी ही होगी जितनी ये है। तो दोनों फोर्सेस को मैं क्या लिख सकता हूं, F, दोनों ही फोर्सेस को F लिख सकता हूं क्योंकि ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, स्टेटमेंट खुद कह रहा है। ये फॉर्मूला दोनों फोर्सेस के लिए चल रहा है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। ये F और ये F सेम मैग्नीट्यूड वाली फोर्सेस हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड नहीं है। वेदर द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और नॉट, Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, ये चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो पूरे स्टेटमेंट में एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्जेस पॉइंट होने चाहिए, ये चार्जेस रेस्ट पर होने चाहिए। वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी आर स्टडीइंग चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो ये चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, वो इक्वल होती है, अपोजिट होती है, मैथमेटिकली इस तरह की होती है और उस लाइन पर लगती है जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। समझ में आया? दिस इज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब क्या करना है, बस इन दोनों पॉइंट्स को आप कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग द अबव फैक्टर्स, कंबाइनिंग द अबव पॉइंट्स, कंबाइनिंग अबव पॉइंट्स। तो हमें एक साथ अगर हम कंबाइन कर दें, एक रिलेशन मिलती है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस रिलेशन में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, क्या होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट? प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद फॉर्मूले में इक्वल साइन अगर आपको लाना है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। लेट दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज K। मान लो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये कूलम्स लॉ की क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है। आप कह सकते हो कि दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। ये फॉर्मूला हमें याद रहना है, लर्न दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला चार्जेस किसी भी मीडियम में रखे हों, चार्जेस एयर में हो या चार्जेस वैक्यूम में हो, या ये दोनों चार्जेस पानी में डाल दीजिए आप, वाटर में हो या किसी ऑयल में हो, किसी भी मीडियम में चार्जेस हो, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। कूलम्स लॉ फॉर ऑल मीडिया। मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया आज तक नहीं, मीडिया इज प्लूरल फॉर मीडियम, मीडियम का प्लूरल है मीडिया, याद रखिएगा। तो ये कूलम्स लॉ सारे मीडियम के लिए है एप्लीकेबल। किसी भी मीडियम में चार्जेस रखे हो, ये आपको आंसर देगा। बस हमें क्या पता होना चाहिए? उस मीडियम का K पता होना चाहिए। इट मींस दिस K, दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ये डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ द मीडियम पे करता है। तो व्हाट इज दिस K? दिस K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, constant of proportionality, and its value depends on nature of the medium। कि मीडियम कौन सा है? मीडियम वैक्यूम है या मीडियम एयर है या मीडियम कोई लिक्विड है, उसके ऊपर डिपेंड करती है K की वैल्यू। ओके, अब K की वैल्यू क्या हमें अलग अलग मीडियम की याद करनी है या नहीं याद करनी है, ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। अभी हमारा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टेटमेंट हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया, ये आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कीजिए और देखो ये स्टेटमेंट क्या इस स्टेटमेंट के जैसे ही बिल्कुल है। द डिफरेंस इज K की वैल्यू यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, मीडियम पे डिपेंड करती है। बट G यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था इसकी वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। चाहे दोनों मासेस के बीच में कोई भी मीडियम हो या ना हो, G की वैल्यू यहाँ पर डिपेंड नहीं करती उस चीज़ पर, K की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखने में एक जैसा है बट थोड़े से डिफरेंसेस हैं, इसलिए लिखा था कि आपको याद आ जाए कि इस जैसा फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो। कॉपी कीजिए इसको या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। एक स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूं आपके लिए।
आई होप कॉपी कर चुके हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, k की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि किस मीडियम में चार्जेस है। अगर ये दोनों चार्जेस एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ कुछ भी मीडियम नहीं है, जहाँ पर ग्रेविटी भी नहीं है, तो ऐसी जगह को या ऐसे मीडियम को हम क्या बोलेंगे, जहाँ ग्रेविटी भी नहीं है और कोई मीडियम नहीं है, उसको हम बोलते हैं फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या है? फ्री स्पेस का मतलब है ऐसी जगह पर जहाँ वैक्यूम होगा, मतलब एयर भी नहीं होगी, मतलब कोई मीडियम होगा ही नहीं, और साथ में ग्रेविटी भी ना हो, उस जगह को फ्री स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इस फॉर्मूले का एक स्पेशल केस ढूंढ लेना है कि अगर मीडियम फ्री स्पेस है तो फिर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये देख लेना है। तो स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस, इफ द मीडियम इज फ्री स्पेस, इफ मीडियम इज फ्री स्पेस, अगर मीडियम फ्री स्पेस है तो फिर इस k की वैल्यू होती है देन k इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिएगा, देन k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है ये? एप्सिलॉन नॉट। पहले इस सिंबल को सुन लो, इस सिंबल को आप ऐसे ही बनाएंगे लाइक दिस, इस तरह से, और बीच में ये एक डंडा लगा दिया इस तरीके से। ई नहीं है ये, दिस इज नॉट ई, ऐसे ही बनाना है, इसको ई मत बना देना गलती से, ऐसे ही बनाना है। इस सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन, और नीचे छोटी जीरो जो बना देते हैं हम उसको बोलते हैं नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिंबल का नाम एप्सिलॉन है, तो k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या कुछ यूनिट होगी? हाँ, यूनिट भी होगी, वो भी लिखेंगे। अगर आपको k की यूनिट पता करनी है, ध्यान से देखो, k की यूनिट पता करनी है तो इस फॉर्मूले से पता हो जाएगी। इस फॉर्मूले को k के लिए लिखो, लिखते हैं k के लिए, देखो k इज इक्वल्स टू fr स्क्वायर अपॉन q1 q2, यूनिट बोलो, f फोर्स न्यूटन, r डिस्टेंस मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एक एक यूनिट बोलो, कूलम कूलम, तो नीचे क्या बन जाएगा? कूलम स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ k की ऐसा यूनिट मिल गई मुझे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, k की ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दिस इज द SI यूनिट फॉर k। तो अगर मीडियम फ्री स्पेस है, k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और उसको हम ऐसे लिखते हैं। ये आप समझ लो कि k का फॉर्मूला है। ये हमें बता रहा है कि k किस किस चीज पर डिपेंड करता है। k किस पर डिपेंड करता है? 1, 4 एंड पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया। पाई क्या है? 22/7, तो 1/4 पाई, ये तो कांस्टेंट है। अब ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी। परमिटिविटी किसकी परमिटिविटी? जिस मीडियम में आप हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी का मीनिंग क्या है, इसको भी समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिटिविटी? देखो बेटा, परमिटिविटी जो वर्ड है वो आता है परमिशन से। इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन नॉट की जो भी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की जो भी वैल्यू है, उसकी वैल्यू से हमें पता चलता है कि गिवन मीडियम, अभी जो भी मीडियम यहाँ पर है, मान लो फ्री स्पेस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, तो जो मीडियम, जिस मीडियम में चार्जेस रखे हुए हैं, वो मीडियम इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगने की कितनी परमिशन दे रहा है, फोर्स लगने की कितनी परमिशन दे रहा है। क्योंकि एप्सिलॉन नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में, तो जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतनी कम परमिशन देगा ये फोर्स लगने की। आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो, जितनी ज्यादा एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स उतनी ही कम लगेगी, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो एप्सिलॉन का मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में परमिटिविटी का मतलब क्या है?
कि कितनी परमिशन यहाँ फ्री स्पेस दे रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगने की। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 into 10 to the power minus 12। इट मीन्स अगर आप यहाँ 1/4 पाई की जगह 22/7 और एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 10 to the power minus 12 रखोगे और सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस नंबर 9 into 10 to the power 9। क्या इसकी कोई यूनिट होगी? बिल्कुल होगी। ध्यान से देखो, अगर k की यूनिट आपको पता है क्योंकि एप्सिलॉन इसके रेसिप्रोकल में है, डिनोमिनेटर में है, तो एप्सिलॉन की यूनिट क्या होगी? जो भी k की यूनिट है उसका रेसिप्रोकल कर दो, इस यूनिट का रेसिप्रोकल यूनिट हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी लेकिन याद करनी है। दिस इज द वैल्यू फॉर एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब अगर आपके पास, नीचे से मैं रब कर रहा हूं क्या अभी किसी काम का नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की वैल्यू आपको मिल गई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे और वैल्यू है 9 into 10 to the power 9। तो अगर मैं k की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आई विल गेट कूलम्ब्स लॉ फॉर फ्री स्पेस। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ k in equation 1 we get Coulomb's law for free space। Coulomb's law मिल गया हमें फ्री स्पेस का। यहां पर क्या मिल गया देखो ध्यान से, F is equals to K, K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है एंड दिस इज कूलम्ब्स लॉ फॉर फ्री स्पेस। ये कूलम्ब्स लॉ है फ्री स्पेस के लिए, ये फॉर्मूला भी हमें याद कर लेना है। दिस इज कूलम्ब्स लॉ फॉर फ्री स्पेस। एंड जब हम फ्री स्पेस के लिए कूलम्ब्स लॉ की फोर्स को लिखते हैं तो यहां पर फोर्स का एक स्पेशल सिंबल कर देंगे F नॉट, नीचे छोटी जीरो, इसको नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो F नॉट देखते ही हमें समझ आ जाएगा कि जो फोर्स लग रही है ये उन चार्जेस के बीच में लग रही है जो चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हैं। ये जो फोर्स लग रही है ये उन चार्जेस के बीच में लग रही है जो चार्जेस अभी फ्री स्पेस में है। ये चार्जेस फ्री स्पेस में हैं, these charges are in free space q1 and q2। और अगर ये दोनों चार्जेस लाइक हैं तो ये चार्ज जितनी फोर्स से इसको रिपेल कर रहा है, ये चार्ज उतनी ही फोर्स से इसको रिपेल करेगा। F नॉट, इस F नॉट का फॉर्मूला है ये। तो ध्यान दो बच्चों, दोनों चार्ज पर सेम फोर्स लगती है, इक्वल, अपोजिट लगती है। इसने इसको इधर रिपेल करा तो इसने इसको इधर रिपेल किया। अपोजिट तभी होगी ना, अगर ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है, अपोजिट फोर्स होगी तो फोर्स इज इक्वल टू अपोजिट। चार्जेस पॉइंट होने चाहिए। चार्जेस पॉइंट का मतलब क्या है? चार्जेस पॉइंट होंगे मतलब ये चार्ज का जो भी साइज है, इन चार्जेस का जो भी साइज है वो साइज, ये साइज जो भी है चार्जेस का, ये साइज इस पूरा डिस्टेंस जो इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस के सामने ये साइज नेग्लिजिबल होगा। तो हम बोलेंगे चार्जेस आर पॉइंटिंग साइज। रेस्ट पर रहेंगे, चार्जेस मूव ना कर रहे हो। अगर चार्जेस मूव करेंगे फॉर्मूले से जो फोर्स आएगी वो सही नहीं आएगी। ठीक है, देन दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। फॉर्मूले के अंदर जो भी आपने लिखा है q1 q2, इनकी सिर्फ वैल्यूज लिखनी है, चार्जेस की वैल्यूज लिखनी है, चार्ज का साइन नहीं लिखना। ध्यान रखो, खुद बोल रहा है स्टेटमेंट, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। नीचे आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस है उसका आर स्क्वायर कर दो एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख दो 9 × 10⁹। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये चार्जेस फ्री स्पेस में हैं तो ये चार्जेस एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट कूलम्ब्स लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला है जो आपने देखा होगा, बड़ा फेमस सा फॉर्मूला, सारी बुक्स में लिखा हुआ है, सारे स्टूडेंट्स के रजिस्टर में लिखा हुआ है। दिस इज द फॉर्मूला। ये इस फॉर्मूले की सच्चाई है। अभी थोड़ा और डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले के बारे में। पहले आप यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट कीजिए, मैं भी आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लेकर डाल देता हूँ।
आई होप कॉपी कर चुके हैं, और अगर कॉपी नहीं करा है तो बेटा पॉज कर दिया करो वीडियो को और कॉपी कर लिया करो। कॉपी करने के बाद ही आगे बढ़ा करो, ठीक है। अदरवाइज चीज़ें आपको समझ में अभी तो लगेगा कि आ गई हैं, लेकिन फिर बाद में फिर देखोगे तो भूल चुके होगे। भूल ना जाओ, पॉज करके कॉपी ज़रूर करा करो। हर एक चीज़, हर एक पॉइंट जो मैंने बोला है उसको भी कॉपी करेंगे, अगर मेंशन करेंगे नोट डाल डाल के, तो बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे आप लोगों के। याद रखो, हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड्स, हमारे बेस्ट फ्रेंड जो है वो हमारे खुद के हाथ के लिखे नोट्स हैं। क्लास 12 का जब बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाओगे ना, एग्ज़ाम देने से पहले के कुछ दिनों में जब रिवीजन करोगे तो बढ़िया रिवीजन तभी होगा जब आपने खुद अपने हाथ से नोट्स लिखे होंगे। उन नोट्स को जब देखोगे ना पेजेस पलट पलट कर, तो सबसे बढ़िया रिवीजन होएगा। किसी दोस्त के रजिस्टर से कभी रिवीजन नहीं होता, किसी बुक से जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रही हैं उनसे रिवीजन नहीं होता। रिवीजन होता है अपने हाथ के लिखे नोट्स से। ये इंपॉर्टेंस होती है अपने हाथ के लिखे नोट्स की। तो आप नोट्स मेंशन करते जाएं अपने रजिस्टर में, ओके। आई होप इतना तो कर चुके हैं। अभी आगे हमें इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा थोड़ा सा अभी और पढ़ना है। चलो बोर्ड पर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। स्टेटमेंट जरूर लिख लेना, स्टेटमेंट मत छोड़ना। चलिए कर देते हैं। देखो इस फॉर्मूले को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, इसको या इसको, दोनों एक ही है, बस ये सारे मीडियम के लिए एप्लीकेबल है, ये फ्री स्पेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोल रहा है? कूलम्ब्स लॉ बोल रहा है कि जो फोर्स है, अगर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट हो जाएगी दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स। इट मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। अगर किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दूं तो बोलो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डबल। तो फोर्स कितनी हो जाएगी? डबल। फोर्स भी तो ट्वाइस हो जाएगी। तो एक पॉइंट आपको मिला कि इफ the magnitude of any one of the charge is made twice, the force will become twice, and if magnitude of any one of the two charges is made thrice, three times, तो force क्या, force कितनी हो जाएगी? 3 times। तो ये चीज समझनी है आपको। मान लो Q1, if Q1 becomes twice, मान लो Q1 की पहले वैल्यू थी 1 माइक्रोकूलम और अब हो गई डबल 2 माइक्रोकूलम, तो फोर्स भी कितनी हो जाएगी? देन फोर्स ऑल्सो बिकम्स ट्वाइस, ठीक है ना। ऐसे ही आप समझो चीजों को। देखो मैं इस फॉर्मूले को एनालाइज करना है, अच्छे से समझना है कि फॉर्मूला में क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा। या Q2 वाला चार्ज, Q1 को नहीं डिस्टर्ब करना, Q1 को चेंज नहीं करना, अब Q2 पे आ जाओ। या फिर Q2 की वैल्यू क्या हो जाए? Q2 की वैल्यू हो जाए थ्राइस। मान लो Q2 की वैल्यू पहले थी 3 माइक्रोकूलम, अब 3 गुना कर दो, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, तो 3 माइक्रोकूलम का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोकूलम, 3 टाइम्स हो गई। तो अब इन दोनों के जो बीच में फोर्स लग रही है वो भी कितनी हो जाएगी? थ्राइस हो जाएगी। इस तरह से फोर्स चेंज हो रही है। या फिर अगर किसी भी एक चार्ज की वैल्यू, मान लो Q2 की वैल्यू हाफ कर दी जाए, पहले उसकी वैल्यू थी 3 माइक्रोकूलम, अब आधी कर दो तो कितनी हो जाएगी? 1.5 माइक्रोकूलम। तो फोर्स भी कितनी हो जाएगी इन दोनों चार्जेस के बीच में? हाफ हो जाएगी। इस तरह से ये फोर्स काम करती है। फोर्स डिस्टेंस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब इस वाले पॉइंट को समझते हैं कि डिस्टेंस के स्क्वायर के अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, if it is inversely proportional to square of the distance, square of the distance, देखो if r becomes twice, मतलब r 2r हो गया। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर है। ये ओरिजिनल था, इनिशियल, लेकिन r को 2r कर देना है, तो फाइनली फोर्स कितनी हो जाएगी? लेट फाइनल फोर्स इज F डैश। तो F डैश का फॉर्मूला लिखते हैं। K बदला? नहीं, K तो नहीं बदला, मीडियम तो सेम है। Q1 Q2 में कोई चेंज किया? नहीं, Q1 Q2 में भी कोई चेंज नहीं करा। R में चेंज हुआ? यस, R में चेंज हुआ है, उस चेंज को यहां लिख दो। Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, फॉर्मूला इज Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस का स्क्वायर। यही है ना फॉर्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस कितना कर दिया है? 2r कर दिया है, ये 2r कर दिया है। तो अब देखो क्या आ रहा है, K Q1
Q2 अपॉन 2R का स्क्वायर 4R²। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर तो ये इतना, ये तो यही है ना F, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं F डैश इज इक्वल्स टू F/4 हो चुका है, मतलब 1/4 हो चुका है, फोर्स 1/4 हो गई। अगर हमने डिस्टेंस को ट्वाइस कर दिया क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगता है और वो नीचे होता है, तो फोर्स इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1/4 हो जाएगी। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं डिस्टेंस को हाफ कर दूं तो हाफ का स्क्वायर कितना होता है, हाफ का स्क्वायर, और हाफ नीचे लिखा जाएगा, हाफ का स्क्वायर होता है 1/4, और वो 1/4 जब नीचे लिखोगे तो 4 ऊपर जाएगा, फोर्स हो जाएगी 4 टाइम्स। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर आप कुछ चेंजेस Q1, Q2 और R की वैल्यूज में लाते हो तो F में किस तरह के चेंजेस आएंगे। इस तरह के 1 मार्क क्वेश्चन आते रहते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर देम। आपको मैं असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चंस दूंगा ही दूंगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या करना है, इसके अलावा हमें चेक करना है कि कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है, अगर हम F और R के बीच में ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ कैसा होगा। चलिए ग्राफ देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ग्राफ F वर्सेस R, फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। तो हमें यहां पर दिख रहा है, वी आर सीइंग दैट, वी हैव नोटिस्ड दैट F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², F वर्सेस R ग्राफ बनाना है, तो मेरे पास इस वाली एक्सिस पर होगी फोर्स, फोर्स मतलब F, एंड ऑन दिस एक्सिस आई विल बी हैविंग डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। वो डिस्टेंस कितना है R, डिस्टेंस जो है R, फोर्स R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के सारे ग्राफ किस तरीके से होते हैं बच्चों, देखो इस ग्राफ का क्या मीनिंग है, इस स्टेटमेंट का, इस मैथमेटिकल फॉर्मूले का क्या मीनिंग है, इस मैथमेटिकल रिलेशन का मीनिंग है जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज होगी F की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इट मींस अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, मान लो ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैं बढ़ाऊंगा, अगर मुझे इनके बीच का डिस्टेंस मुझे इंक्रीज करना है तो इनके ऊपर लगने वाली फोर्स कम होती चली जाएगी, और जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये ब्लैक लाइन एक्सिस से टच नहीं करेगी, एक्सिस से टच नहीं करेगी। ठीक, तो ध्यान रखें अगर मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस पर क्या होगा, ये दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे इक्वल एंड अपोजिट, और वो फोर्स किस लाइन पर लगती है, वो फोर्स लाइन पर लगती है जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है उसी लाइन पर लगेगी। अगर चार्जेस लाइक हैं तो फोर्स होगी इक्वल अपोजिट रिपल्सिव, और अगर चार्जेस अनलाइक हैं फोर्स होगी इक्वल अपोजिट बट अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब क्या है, ये चार्ज इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा और ये चार्ज इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा। अगर दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है तब भी, और अगर दोनों चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट है तब भी, ये दोनों चार्जेस जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट ही रहती है, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कूलम्स लॉ का ग्राफ। दिस इज द ग्राफ फॉर कूलम्स लॉ, F वर्सेस R। ग्राफ्स की डिटेल एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे ग्राफ्स मैं आपको और भी कराऊंगा। अभी जो बीच बीच में थोड़े थोड़े ग्राफ्स आते जाएंगे वो हम हाथों हाथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये ग्राफ कॉपी कर लें एक बार, और जो मैंने आपको 2-3 तरह के क्वेश्चंस बताए हैं इन पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए। एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, यहाँ पर भी नोट्स अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आगे हमें इसमें और क्या सीखना है, देखिए आगे ये डायग्राम है। अगर चार्जेस लाइक है
एक डायग्राम आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर चार्जेस अनलाइक होते, अगर चार्जेस अनलाइक होते, ये दोनों चार्जेस अनलाइक, तो डायग्राम किस तरह से होता? Q1 Q2, सपोज दीज चार्जेस आर अनलाइक, ये चार्जेस अनलाइक है, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस सबसे पहले बना लिया करो, एंड नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस वो मार्क कर लो r, ठीक है ना। अब क्योंकि चार्जेस कैसे हैं अनलाइक, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। चार्जेस कैसे हैं अनलाइक, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स F, और फोर्स किस लाइन पर लगती है? द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट ने बताया, हमें स्टेटमेंट में सब कुछ लिखा है। तो Q1 ने Q2 को अट्रैक्ट किया विद द फोर्स F, बदले में रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन हुआ कि Q2 ने Q1 को भी अट्रैक्ट किया विद द सेम फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो इक्वल फोर्स है तो ये भी F रहेगी, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम, और अपोजिट है। Q1 ने Q2 को ऐसे अट्रैक्ट किया तो Q2 ने Q1 को इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो अपोजिट फोर्स हो गई। और इस फोर्स का फॉर्मूला क्या आने वाला है? द फॉर्मूला फॉर द फोर्स इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस डायग्राम के लिए भी फॉर्मूला यही है, इस डायग्राम के लिए भी फॉर्मूला यही है। दोनों केसेस, वेदर द चार्जेस आर लाइक और दे आर अनलाइक, अगर चार्जेस की वैल्यू Q1 सेम है, Q2 सेम है, डिस्टेंस R सेम है, तो फॉर्मूला तो यही है। चाहे चार्जेस रिपेल कर रहे हों या चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हों, उन दोनों के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहता है। लेकिन अगर वो रिपेल करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे लगेगा, बाहर की तरफ, ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, बाहर की तरफ। और अगर चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हो अनलाइक हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे लगेगा? अंदर की तरफ, ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, अंदर की तरफ ऐसे लगेगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं? बिल्कुल है। और ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं। एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो वैसे ही तो चल रहा है यहाँ पर। देखो, Q1 ने Q2 को अट्रैक्ट किया, मान लो ये एक्शन, ये एक्शन, तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बदले में Q2 ने Q1 को भी अट्रैक्ट किया, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज रिएक्शन। और एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं। एक्शन Q2 पे हुआ है तो रिएक्शन Q1 पर हुआ है। यहां पर भी तो यही हो रहा है, दोनों डायग्राम्स में यही हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कूलम्स लॉ के फोर्सेस हैं दोनों चार्जेस पे जो लगते हैं, ये पेयर में लगते हैं दोनों चार्जेस पर, और ये फोर्सेस न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। एक और चीज यहां पर, इस फॉर्मूले में जो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर आपसे कोई पर्टिकुलरली पूछ ले कि कूलम्स लॉ में इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ में आप ये वाला पार्ट बताओगे। कौन सा पार्ट? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस पर्टिकुलर लॉ इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और साथ साथ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है। दोनों लॉस को फॉलो करता है, याद रखिएगा, ठीक है। मेंशन कर लो नोट में कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है। ये पूरी डिटेल हो चुकी है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। क्या हम कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली तभी लिख पाएंगे जब मीडियम फ्री स्पेस है? पर्टिकुलरली मतलब देखो, वैसे तो फॉर्मूला ये है, लेकिन K की वैल्यू तो हमें सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस की याद कराई गई है आज के लेक्चर में, 1/4π0, that is 9 × 10⁹। What about the value of K for other media? अगर मीडियम दूसरा हो जाए, फ्री स्पेस ना हो, मान लो मैंने इन चार्जेस को पानी में डाल दिया, अब कितनी फोर्स लगेगी? तो मुझे पानी का K चाहिए, वाटर का K, वो कहाँ से लाऊं? वो तो नहीं सिखाया गया अभी तक, वो भी सीखेंगे। इसको कंप्लीट कीजिए, फिर वो भी सीखते हैं। कितना टाइम हो गया? ठीक है, आज के लेक्चर में हम वो भी सीखने वाले हैं। इसको कंप्लीट करते हैं। लेट मी हैव वन स्क्रीनशॉट।
इसको रब करते हैं और आज की नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं अपनी कि अगर हमें चार्जेस फ्री स्पेस में ना मिले, किसी दूसरे मीडियम में मिल जाए, तो क्या हम उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप हेडिंग लिखो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर अदर मीडिया। फॉर अदर मीडिया, मीडिया मतलब प्लूरल ऑफ मीडियम, याद रखना। तो अभी यहां पर चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, दो केसेस बनाएंगे। फर्स्ट केस, जब चार्जेस फ्री स्पेस में होते हैं, जो अभी तक सीखा है वो, व्हेन चार्जेस आर इन फ्री स्पेस। सो व्हेन चार्जेस आर इन फ्री स्पेस, जब चार्जेस फ्री स्पेस में है तब क्या है? देखो दो चार्जेस है मेरे पास, Q1 Q2, मीडियम क्या है? फ्री स्पेस। ये दोनों चार्जेस सपोज दे आर लाइक चार्जेस, रिपेल करेंगे। Q1 ने Q2 को रिपेल किया विद द फोर्स F0, Q2 ने Q1 को रिपेल किया विद द फोर्स F0। नोट मैंने क्यों यूज करा? क्योंकि मेरा मीडियम क्या है? फ्री स्पेस मीडियम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो यहां पर हमारे पास फोर्स की इक्वेशन होती है या फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, where epsilon naught is permittivity of free space। अब आपको फॉर्मूले से कुछ समझ आ रहा है? अगर मैं इन दोनों चार्जेस को विद द सेम गैप बिटवीन देम दूसरे मीडियम में ले जाऊं, चलिए लिखते हैं सेकंड केस। when same system of charges are in, ठीक है, in other medium, किसी दूसरे मीडियम में ले गए। when the same system of charges is in other medium, सेम सिस्टम मतलब दोनों वही चार्जेस रहेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस भी वैसे रहेगा, बस ऐसा मान लो उठाकर इस सिस्टम को दूसरे मीडियम में डाल देना। तो ले आओ दूसरे मीडियम, Q1 उतने ही डिस्टेंस पर वैसे का वैसे, Q2 the line joining them is this, डिस्टेंस उनके बीच में r ही रहेगा, लेकिन यहां पर मीडियम कुछ और है, यहां पर मीडियम कुछ और है, दूसरा मीडियम। यहां पर मीडियम की जो परमिटिविटी थी वो थी एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस था मीडियम। अब मीडियम कुछ और है, अदर मीडियम, तो उसकी परमिटिविटी कुछ चेंज हो गई होगी ना। परमिटिविटी तो अलग अलग होती है सारे मीडियम की। एप्सिलॉन m ये चीज है जो डिसाइड करती है कि कितनी फोर्स लगेगी। आपको पता है ना, एप्सिलॉन परमिटिविटी ये परमिशन देता है कि इस मीडियम में कितनी फोर्स लगेगी। अब मीडियम चेंज हो गया, सपोज मान लो फॉर एग्जांपल वाटर में डाल दिया तो मीडियम चेंज हो गया। अब क्या वाटर में भी सेम फोर्स लगेगी? नहीं। अब वाटर का परमिटिविटी लिखना होगा आपको, तो फोर्स इन वाटर या फोर्स इन अदर मीडियम, मान लो Fm या F लिख लीजिए, फोर्स इन अदर मीडियम इज F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m। दिस इज द चेंज, 1/4 पाई एप्सिलॉन m। बाकी तो जो लॉ है वो यूनिवर्सल है, बाकी लॉ कि the force is directly proportional to the product of the two charges, magnitude of the product of the two charges and inversely proportional to square of the distance between them। इस पार्ट में कोई चेंज नहीं आता है, चेंज आता है सिर्फ यहाँ पर। अगर मीडियम बदलेगा तो उसकी परमिटिविटी बदलेगी, मीडियम बदलेगा तो उसकी परमिटिविटी चेंज हो जाती है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर तो मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू याद करा दी गई है 8.85 10⁻⁻12। उस वैल्यू को लगाऊंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू मुझे याद है 9 × 10⁹, मतलब मैं यहां पर 9 × 10⁹ लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या मुझे एप्सिलॉन m की वैल्यू याद करनी होगी? और अगर इस मीडियम के लिए एप्सिलॉन m की वैल्यू याद करनी है तो क्या सारे मीडियम तो बहुत हो सकते हैं। इट कैन बी वाटर, इट कैन बी एनी अदर ऑयल, इट कैन बी एनी अदर सब्सटेंस, ठीक है।
सब मीडियम के लिए एप्सिलॉन एम याद करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक आसान तरीका है इस एफ को कैलकुलेट करने का। वो तरीका क्या है, वो कैसे आएगा? वो आएगा इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने के बाद। इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, क्या करना है? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। अब देखो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो एफ नॉट अपॉन एफ, इधर तो ये हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ, यहां पर 1 अपॉन 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा q1 q2 अपॉन r स्क्वायर q1 q2 अपॉन r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पर। तो सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच रहा है ऊपर, और नीचे बच रहा है 1 अपॉन एप्सिलॉन m, और इसको मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैं लिखूंगा कैपिटल K। कैपिटल K याद रखना, पहले आया था स्मॉल k, जो कूलम्स लो में आया था वो स्मॉल k था इस फॉर्मूले में, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये स्मॉल k है, वो कैपिटल K है, वो अलग है, इस स्मॉल k से अलग है वो कैपिटल K। अब ये कैपिटल K क्या है? यहां पर हम एक चीज डिफाइन करने वाले हैं, एक चीज डिफाइन करने वाले हैं, वेयर K कैपिटल K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को बोला है ना मैंने कि एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैं K एज्यूम कर लेता हूं, मैंने इसको कैपिटल K एज्यूम कर लिया, तो वेयर कैपिटल K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसका एक और नाम है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम। ये कैपिटल K जिसका फॉर्मूला एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। कौन सा मीडियम? ये वाला मीडियम, ये वाले मीडियम के लिए इसको बोलते हैं, ठीक है। यहां से क्या मैं एप्सिलॉन m की वैल्यू लिख सकता हूं? यस लिख सकता हूं, K एप्सिलॉन नॉट, इस वैल्यू को डालो इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में यहां पुटिंग इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा देख लेते हैं। इक्वेशन 2 है f के लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m की जगह पर K एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो मेरे साथ, देखो इस फॉर्मूले के अंदर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल K को छोड़ दिया है। ये बाकी सब जो मैंने रेड में कर दिया है, इसको ध्यान से देखो, क्या ये ही नहीं है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर f नॉट, इट मींस ये पूरा रेड है, इसकी जगह मैं f नॉट लिख सकता हूं, f इज इक्वल्स टू f नॉट अपॉन K। अब काम आसान हो गया है, f के वैल्यू मतलब जब मैंने चार्जेस को दूसरे मीडियम में डाला तो फोर्स तो कुछ और हो गई होगी, ये नहीं बची होगी, ये फोर्स कुछ और हो गई होगी f, अब ये f नॉट नहीं है, f हो गई। इस फोर्स की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट ना करके आपको यहां से कैलकुलेट करनी है। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन, और जनरली ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अगर जनरली ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहां से एक चीज क्लियर है कि अगर आप फ्री स्पेस से उठाकर चार्जेस को एज इट इज किसी भी दूसरे मीडियम में डालोगे तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स कम हो जाएगी, बिकॉज K इज ग्रेटर देन 1। जनरली K इज ग्रेटर देन 1, तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स कम हो जाएगी, तो F इज लेस देन F नॉट, जो फोर्स कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फ्री स्पेस में लग रही थी फॉर द गिवन चार्जेस,
अब वो कम लगेगी जब वो चार्जेस दूसरे मीडियम में डाल दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए K की वैल्यू लगभग 80 होती है, तो अगर मैंने उठाकर फ्री स्पेस से पानी में डाल दिया तो फोर्स विल रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ 80, फोर्स 1/80 हो जाएगी। फोर्स कितनी हो जाएगी? F0/80 मतलब 1/80, 80 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी फोर्स इस तरीके से। ठीक है, तो आपको कूलम्स लॉ में अगर फोर्स दूसरे मीडियम की चाहिए तो यूज दिस फॉर्मूला, यूज दिस, इसको याद करो फॉर अदर मीडियम। इसको याद करना है आपको फॉर अदर मीडियम, इसको दूसरे मीडियम के लिए याद करना है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ इन अदर मीडियम इस तरीके से हमारे लिए इजी वे में आ गया यहाँ पर। दिस इज द इजी वे टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अदर मीडियम, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने कूलम्स लॉ को समझा। कूलम्स लॉ पहले उसका स्टेटमेंट देखा, उसके स्टेटमेंट से जो फॉर्मूला आता है उसको चेक करा, वो फॉर्मूला सारे मीडियम के लिए एप्लीकेबल है। फिर उस फॉर्मूले से एक स्पेशल केस निकालना, वो स्पेशल केस फ्री स्पेस का होता है, दैट इज F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसको समझा। फिर वहां से दूसरे मीडियम की परमिटिविटी भी होती है, वो चीज हमें समझ में आई। ठीक है, और दूसरे मीडियम में अगर चार्जेस रख दिए गए हैं तो उनके बीच में फोर्स जो लग रही है वो कैसे निकालोगे, उसके लिए ये रिलेशन, बड़ा आसान रिलेशन हमें मिल चुका है। इस रिलेशन को आपको यूज करना होगा। साथ साथ कूलम्स लॉ में अगर चार्जेस की वैल्यू को ट्वाइस या हाफ या थ्राइस करते हैं तो इफेक्ट क्या आता है, या डिस्टेंस जो चार्जेस के बीच में है उसको चेंज करोगे तो किस तरीके से आपकी फोर्स चेंज होती है, ये सब चीज़ें हमें आज समझ में आई इस लेक्चर से। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट लेक्चर का मैं आपको एक आइडिया देकर जा रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर किस चीज़ के बारे में होने वाला है। वो भी कूलम्स लॉ के बारे में ही होगा, लेकिन कूलम्स लॉ में क्योंकि आप फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस पढ़ते हो, कूलम्स लॉ में क्योंकि आप फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस पढ़ते हो, फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन भी होता है। अगर उसका डायरेक्शन भी होता है तो क्या हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं? अभी तो आप कूलम्स लॉ में जो फोर्स का फॉर्मूला है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, डायरेक्शन नहीं लिख रहे हो। मैथमेटिकल इक्वेशन में डायरेक्शन कहीं भी नहीं है। डायरेक्शन आप डायग्राम में तो मार्क कर लेते हैं, बट हमारे मैथमेटिकल इक्वेशन में डायरेक्शन नहीं आ रहा है। तो क्या हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख पाएंगे? यस, लिख पाएंगे, और ये चीज़ सीखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमारे पास कूलम्स लॉ की जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको आप अच्छे से नोट्स में कंप्लीट करो। ये वाला स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं आज, और फिर उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।